आज का ना हमारा टॉपिक आएगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर ना हम लोग सीबीएसई के पेपर की बात करें, बड़ी बार आपको ये दोनों एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफाइन करने आ जाएंगे एंड हाउ दीज टू आर रिलेटेड। नहीं तो कंपटीशन तक ना इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। इवन सीबीएसई के पेपर में ना इसका अगर न्यूमेरिकल मैंने प्रॉपर डालना है वो 5 नंबर का आ सकता है, लेकिन ना 5 नंबर में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इसका। तो एक आखिर में न्यूमेरिकल करेंगे सबसे बड़ा, याद है लॉस किए थे, लॉस का यूज आएगा, मोल कंसेप्ट का यूज आएगा एंड हाउ दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। तो आज सबसे पहले इनको डिफाइन ही करें कि ये मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला था क्या। मैंने ना हर बार यहाँ पर लिख दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ पर लिख दिया आपके साथ एम्पिरिकल फार्मूला। अभी डेफिनेशन कर लेंगे इनकी आराम से। ठीक, सबसे पहले मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिखा बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या था, C6H6। अगर इनकी बेसिक रेशियो निकालूं क्या थी, 6:6 तो एज सच है। इनकी सिंपलेस्ट मोलर रेशियो 1:1 आ गई। अगर ये आ गया तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, यहाँ पर CH। ऐसे अगर मैं यहाँ पर आपके साथ करता है इथेन C2H6, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन 2:6। अगर बेसिक रेशियो करें तो क्या आ गई 1:3। तो हमें यहाँ पर इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, CH3। ऐसे अगर यहाँ पर एक केस और करता साइक्लोहेक्सेन C6H12। क्लियर, तो इसका बेसिक रेशियो मानते हो घुमा फिरा कर आ जाएगा CH2 आ जाएगा। अब अगर एक गंदा सा केस पूछता, आराम से सोचकर आप आंसर देना। अब मैंने आपको यहाँ पर दे दिया एक CH3COOH जो आपके पेपर में बड़ी बार आया है। अब बताओगे इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा। याद है इधर मैंने क्या किया था, कार्बन सारे इकट्ठे कर दिए थे, मुझे खुद नहीं आता ऐसे। अगर कार्बन इकट्ठे कर दूं तो कितने हो गए 2, हाइड्रोजन सारे इकट्ठे कर दूं तो 4O2। तो फॉर्मूला घुमा फिरा कर क्या बन गया, CH2O बन गया। क्लियर, ये बड़ा कॉमन है। तो तुम लोग ना इस कार्बन को लेकर चल पड़ेंगे, पर कार्बन मैंने यहाँ पे सारे इकट्ठे कर दिए थे। तो जब कार्बन याद है 11th क्लास 10th में आपने किया होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कहता है जनरल फार्मूला ऑफ आवर गिवन कंपाउंड। जिस रेशो में एटम्स को कंबाइन करते थे वही मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता था। वही कंसेप्ट यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या था, अगर सारे करूँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, तो बेसिक रेशो 1:2:1 आ गई। अब एक सोचकर आंसर देना, अगर मैं यहाँ पर दे देता वाटर, इससे छोटा रेशियो तो हो ही नहीं सकता, तो हमें यहाँ पर ये सेम आ जाएगा। क्लियर, तो ये पेपरों में सबसे आसान केस आ सकता है, फाइंड ऑड केस आउट। बाकी सब में मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या थे, अलग अलग थे, इसमें सेम आ गया। अब देखो मुझे ना इन दोनों को डिफाइन करना स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल लगता था, अब इजीली डिफाइन कर सकता था, क्योंकि बुक में ना तुम्हारी डेफिनेशन क्या दिया है, एक्चुअल नंबर। दोनों में एक्चुअल नंबर है, तो मैं एक्चुअल नंबर में फंस जाता था क्या है। अब देखो इसका डिफाइन करो, अभी लिखवा दूंगा। केमिकल कंपाउंड या केमिकल फार्मूला विच कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर यहाँ पर बोलूँ C6H6 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना, CH, क्योंकि सिंपलेस्ट मोलर रेशियो क्या रहेगी 1:1। तो इसको डिफाइन क्या कर दिया, इट एम्पिरिकल फार्मूला इज दैट फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स इन वन फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। इसमें था एक्चुअल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, इसमें क्या था एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, क्योंकि देखो एटम तो जितने मर्जी हो पर उनकी बेसिक रेशियो क्या घूम रही थी, सेम। दैट वाज आवर मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब बताओ दोनों को डिफाइन करना रहेगा कोई मुश्किल, एग्जाम्पल पे खुद ही डेफिनेशन बना दो। और सीबीएसई का पेपर देकर आओगे ना, कईयों के पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड हाउ दीज टू आर रिलेटेड टू वन अनदर, कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। नहीं तो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब बताओ आगे बढ़ने से पहले दोनों को डिफाइन कर दें, मॉलिक्यूलर क्या था और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। क्लियर, तो लिख लो डेफिनेशन। फर्स्ट चलो मॉलिक्यूलर लिखा, पहला मॉलिक्यूलर लिख लो। इट रिप्रेजेंट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स
It represents the actual number of atoms of various elements. Actual number of atoms of various elements present in of various elements present in one molecule of compound. और ये एग्जांपल्स की लाइन लगा दी आपको, जैसे मर्जी लिख सकते थे एग्जांपल्स आप इनके। ठीक, अब इसका दूसरा कौन सा आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला। चलो अब तुम लोग बता दो क्या डिफाइन करें एम्पिरिकल फार्मूला को, जो भी आता है हिंदी इंग्लिश में जैसे मर्जी बता दो। गुड, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट क्लियर इन वन फार्मूला गिवन कंपाउंड। तो लिख लो empirical formula of a compound is the chemical formula which expresses the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in one molecule of given compound। ये एग्जांपल्स भी नोट कर लो। अब बताओ ये क्लियर हुआ ये कंसेप्ट सबको क्लियर। अब ना मुझे इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें क्लियर करनी थी। इसमें जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, ये सारे एग्जांपल्स आ गए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गए इनके, और ये सारे आ गए इनके एम्पिरिकल फार्मूला। एक और बनाना है, एक और बना लो। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब बताओगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, है ना, 2:2, तो बेसिक रेशियो क्या रहेगी 1:1, तो इसका HO बन जाएगा 1:1 रेशियो। अब ना मुझे फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन बाय N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर, फार्मूला ये बड़ा सिंपल है जो न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे ना जो मेरे N की वैल्यू होगी दैट इज बेसिकली गिवन बाय, ऊपर आएगा हमारे पास मोलर मास, नीचे हमारे पास यहाँ पर आएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये हमारे न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट थे। जब मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, इस न्यूमेरिकल के ना 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, और थर्ड स्टेप हमारा ये आएगा जो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बैठा था। इसको अगर यहाँ से हटा दूं, अगर इसको मैं आपके साथ यहाँ पर ले आता, क्लियर, ये इसके 3 स्टेप्स बनते हैं। पहले स्टेप में होता है फाइंड, फर्स्ट स्टेप आज हमारे पास आएगा फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। पहला स्टेप हर बार रहेगा न्यूमेरिकल में फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। अगर एक बार एम्पिरिकल फार्मूला आ जाए, सेकंड स्टेप में वी फाइंड वैल्यू ऑफ एन। एन हमेशा क्या होगा, ऊपर मोलर मास है, नीचे क्या है मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास है, ये एन की वैल्यू आएगी। फिर एन और एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस न्यूमेरिकल के 3 स्टेप्स आ गए। अब ना मैं जब तुम्हें पढ़ाता था नया नया, मैं ये बोलता था ऊपर मोलर मास आना या एम्पिरिकल। जितने मैं एग्जांपल लिख कर बैठा हूँ, थोड़ा लॉजिक मिल रहा है।
इंपिरिकल फार्मूला का मास ज़्यादा हो सकता है कभी भी मॉलिक्यूलर से? कभी भी नहीं। या तो ये क्या होगा, इक्वल, या फिर क्या होगा, कम। तो दैट मीन्स अगर तुम लोगों ने उल्टा कंसेप्ट ले लिया, एन की वैल्यू फ्रैक्शंस में आ जाएगी, एन फ्रैक्शन कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डाल्टन्स लॉ कर रखा था, वो कहता था नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं है। तो तुम्हारा ये जो एन है ये फ्रैक्शन में तभी आएगा अगर आपने ये टर्म्स उल्टे ले लिए, नहीं तो तुम्हारा ये आंसर होल नंबर या हमारे पास नॉर्मल घूमता रहेगा। ये था इनका कंसेप्ट यहाँ पे। हेलो, ऊपर आया नहीं? ठीक ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये 3 स्टेप्स आ गए। तो मैं अब मैं क्या कभी नहीं भूलोगे, ऊपर हमेशा मोलर मास आएगा क्योंकि ये बड़ा है, और नीचे टर्म क्या छोटी है, तभी आंसर होल नंबर या 1+ में घूमेगा, और नहीं तो पॉइंटों में आएगा। और एन कभी पॉइंट्स में आ ही नहीं सकता। ये 3 स्टेप याद रहेंगे न्यूमेरिकल के, ये नोट कर लो पहले तीनों, इनके फिर न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। हाँ जी। हाँ, कितने पूरे? कैश पे कैश ले लो, जैसे आपने लेने हो जाएंगे। 300 तो है। ठीक ठीक, थैंक यू जी। हाँ जी, अब बताओ इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? हाँ जी। अब पता क्या, जब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए, मैंने ये करना है पूरा एम्पिरिकल फार्मूला। इसका ना जब टेबल बनाने बैठे, देखना आप लोगों के खन्ना इतने बॉक्सेस बनाएगा कौन। इसका ना लॉजिक था बॉक्सेस को ड्रॉ करने का। पहले ये लिख लिए स्टेप तीनों। पहला फाइंड एम्पिरिकल, सेकंड फाइंड वैल्यू ऑफ एन, और थर्ड आ जाएगा फाइंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ आवर गिवन सब्सटेंस। अगर किसी को अभी भी डाउट था ना खन्ना सर कैसे करेंगे इसको ना, अगर मैं आपको यहाँ पर अब याद है किसी को ये कहाँ पे किया था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किया था इसी कंसेप्ट पे। अब रेसिप्रोकल के बाद ना और इसके आगे जो हम लोगों ने किए थे, कौन से, वो आपकी अब एक्स्ट्रा क्लास करनी है, मैंने कल कल करूंगा एक्स्ट्रा क्लास ना आपकी। मुझे भी ध्यान है वो जो रह गए थे लॉस। अब इसके बाद याद है ये मोल सेट भी किया था मुझसे, टेबुलर फॉर्म में दे दिया था आपको सारा बनाकर। ऐसी ना आज जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, आपको ना उनके टेबल्स का डाउट आएगा। ये टेबल तुम लोग बॉक्सेस गिनने बैठे थे तो खन्ना सर इतने बॉक्स कौन बनाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्लियर। इनके लॉजिक्स थे बॉक्सेस को बनाने के। ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का बेसिक टेबल था। तो तुम बच्चे ना बॉक्सेस गिनते हो, खन्ना सर ऐसे था क्या था, इसका लॉजिक बना लेंगे हम लोग। लॉजिक पता क्या, ये सबसे पहले तो एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे पास सारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद इन सबकी परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पर। परसेंटेज के बाद इनका एटॉमिक मास आ गया यहाँ पर। अब याद है जब मैं इंपिरिकल फार्मूला बना रहा था, मैं क्या लिख रहा था, HO H2O2 CH2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स लिख रहा था। तो मुझे बस इनके मोल्स फाइंड करने और कुछ नहीं था लॉजिक, इनके मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे। तो देखो यहाँ पर क्या था, पहले सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करेंगे। याद है तुम्हारे साथ 2 3 न्यूमेरिकल्स किए थे, तब मैंने आपको लॉजिक दिया था होल नंबर में फाइंड करने के लिए छोटी फ्रैक्शन से सबको डिवाइड करते थे। पहला स्टेप हमारे पास आएगा फाइंड देयर मोलर रेशियो। यहाँ पे देख किस्मत अच्छी थी, जो मैंने ढूंढा है क्वेश्चन उनमें सारे ये होल नंबर में आ गए। हो सकता है ये होल नंबर में ना आए, यहाँ पे हमारे पास टर्म कोई क्या घूम जाए, 2.8 घूम जाए, यहाँ पर 3.1 घूम जाए। तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है उससे डिवाइड कर दूंगा, वो मेरे पास आएगी सिंपलेस्ट मोलर रेशो। अगर वो होल नंबर में आ गई तो बढ़िया है, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो। तुम्हें इनको याद नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कर दो तो वो मोल्स आएंगे। किस्मत अच्छा तो ये मोल्स एग्जांपल में यहीं पे होल नंबर में आ गए। अगर ये होल नंबर में नहीं आए, इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने का लॉजिक था,
सबसे छोटी फ्रैक्शन से इन सबको डिवाइड कर दो। देखो यही नहीं किया, सबसे छोटा फ्रैक्शन यहाँ पे 1 था, मैंने 1 के साथ सबको डिवाइड कर दिया। अभी ये आसान सा न्यूमेरिकल ढूंढा था जिसमें सारे होल नंबर आ गए। कई बार ये होल नंबर नहीं आएंगे, अगर नहीं आए तो इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के आगे लॉजिक्स है, बस उनके बेस पे मूव करेंगे। तुम लोग इसलिए टेबल को रट्टा मत लगाओ, करना था 7 ब्लॉक्स कौन बनाएगा, मुझे खुद नहीं याद कितने ब्लॉक्स बनेंगे, पर न्यूमेरिकल को मूव करना स्टार्ट करो। लेकिन आप पहला न्यूमेरिकल में ऐसा करोगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, दूसरा थोड़ा आसान लगेगा, जब तक थर्ड तक आओगे तुम लोग खुद ही मुझे ये टेबल कराना स्टार्ट कर दोगे। और इसका कह रहा था ना 5 नंबर का न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ये मैंने आपको यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्ट दे दी। हो सकता है मैं आपको मोल कंसेप्ट दे दूँ, वो लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन किया था वहाँ के उसके लॉजिक्स को दे दूँ कि पहले परसेंटेज खुद फाइंड करो, न्यूमेरिकल और बड़ा हो जाएगा। अभी मैंने आपको मोलिकुलर फार्मूला का फार्मूला क्या लिखा था, एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एन क्या था, मोलर मास, मोलर मास के लिए पूरा मोल कंसेप्ट नहीं कर रखा, तभी मोलर मास मोल कंसेप्ट से फाइंड करेंगे, फिर ये इस न्यूमेरिकल में पूरा हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। जितना पढ़ा है सारा का सारा चैप्टर एक ही न्यूमेरिकल में आ जाएगा। करिए अब इसके न्यूमेरिकल ट्राई। ये लॉजिक क्लियर हुआ थोड़ा सा। परसेंटेज पहले मोल्स फाइंड करेंगे, होल नंबर आ गए तो बढ़िया, नहीं आए तो छोटी फ्रैक्शन में इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके कोई ना कोई कंसेप्ट आने लग जाएगा इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने का। तभी तुम्हें ये हेडिंग याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये हेडिंग समझ आना चाहिए बनना कैसे है। तो वर्डिंग चाहे अपनी को जो लिख दो, मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट लिखा है, आप में से किसी ने लिख दिया सर सिंपलेस्ट मोलर रेशो, मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, आप में से किसी ने बड़ा सा लिख दिया सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो। तो मुझे कोई फर्क नहीं है, चाहे होल नंबर लिख दो चाहे मोलर रेशो, मुझे तो बस यहाँ पर ये मोल्स चाहिए इन सारे इन होल नंबर्स, बस ये चाहिए और कुछ नहीं। करें हमने न्यूमेरिकल ट्राई इसका। हाँ इसका देखो फॉर्मूला जब बनाएंगे ना, पता है क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन के कितने हैं मेरे पास 4, हाइड्रोजन के मेरे पास कितने हैं यहाँ पर 8, क्लियर, और नाइट्रोजन के मेरे पास कितने आ गए यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन के भी मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 1। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा C4H8N2O, ये भी इंपेरिकल बना है। जब इसका मोलर मास मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, इसको किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारा क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ जाएगा। इससे पहले मैंने 2-3 न्यूमेरिकल्स ना यही करना है, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला, फिर उसको आगे मूव करेंगे। हाँ जी दिया, अब पूछ। हाँ ये नंबर सारे इनके कॉरस्पॉन्डिंग आ गए, C4H8N2 और O, ये इसका बन जाएगा यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला बन गया, इसको भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है। अब बताओ लॉजिक क्लियर हुआ, बस न्यूमेरिकल कैसे मूव करना है क्लियर। इसलिए ना मैंने आपको ये जो स्लाइड्स वगैरह है, जब रिक्वायरमेंट आती है तभी दिखाता हूँ, ये नहीं कि तुम्हें शो ऑफ करना, नहीं जी पहले दिन ही दिखाने बैठ जाओ, वो नहीं। हम लोग सेकंड चैप्टर जो है उसमें काफ़ी स्लाइड्स आएंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्योंकि उनमें ना वो कैथोड रेज ट्यूब्स है। अगर किसी के स्कूल में स्टार्ट हुआ है सेकंड चैप्टर, तो पहला लॉजिक सारे टेबल्स है वो कभी आए नहीं, फिर मैं क्या करता हूँ उनके स्लाइड्स बना रखे हैं, स्लाइड्स पे आपको दिखा देना है ताकि हमें एक लॉजिक मिल जाए कि कैथोड रेज क्या है और एनोड रेज क्या है, ऐसे मूव करते चलेंगे। तो तुम लोग ना बड़ी बार क्या करते हो, जब फाइनल पेपर सिर पे आता है कहते हो खन्ना सर एक बार आते हैं हमें ये सारी स्लाइड्स दिखा दो, बस इस स्लाइड से तुम्हारा चैप्टर रिवीजन में आ जाता है, गो थ्रू हो जाता है। बॉन्डिंग का काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसकी पता नहीं कितनी स्लाइड्स बना रखी, तो बड़े स्टूडेंट करते हैं दिसंबर जनवरी में आके बस ये स्लाइड्स व्यू कर लेते हैं, इससे सारा चैप्टर एक बार रिव्यू हो जाएगा आपका। ठीक करें अब स्टार्ट। आज लिखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब लिखो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, और ये फर्स्ट ना भी सिंपल करा रहा था कि एक बार बस हमें न्यूमेरिकल को मूव करना आ जाए, मूव कैसे करना है। एक लिखो फर्स्ट, आपको आ गया प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला, predict empirical formula of given compound which contains potassium 15.1%, which contains potassium 15.1%, aluminium 10.50%,
एल्यूमिनियम 10.50%, सल्फर 24.96% एंड ऑक्सीजन 49.92%। क्लियर। आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला प्रिडिक्ट करना है, आपको ये दे रखा है और कहता था ना एटॉमिक मास पेपर में मेंशन होंगे। क्लियर। तो देखो अब अगर मैंने इनकी टेबल बनानी थी, तुम्हारी बुक के जैसे चलता है, तुम्हारी बुक में जैसे उन्होंने टेबल बना रखा है। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास नाम आ जाएगा एलिमेंट का। यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट का नाम आ जाएगा। एलिमेंट के बाद जो बुक्स में उन्होंने आपके यहाँ पर किया है, सेकंड इनको सिंबल दे दे, इनको सिंबल के बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के बाद आगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। अब याद है मुझे क्या बनाना था, एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो दैट मीन नेक्स्ट लाइन में पक्का यहाँ पर मोल्स ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, मोल्स ऑफ एलिमेंट। क्लियर। अगर आप मोल्स ऑफ एलिमेंट का आपने किसी ने क्या करना था, फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। ये लिख सकता था यहाँ पर आपको समझाने के लिए, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये आ जाएगा। किस्मत अच्छा तो यहीं पे सारे होल नंबर्स में आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो आगे इसके बाद मुझे क्या फाइंड करनी है, इनके नेक्स्ट लाइन में सिंपलेस्ट मोलर रेशो। यहाँ पे सिंपलेस्ट मोलर रेशो आ गई। अगर ये भी होल नंबर में नहीं आई तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जाकर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो देखो मेरे पास कितने बॉक्सेस बन जाएंगे इस टॉपिक के, कितने बॉक्सेस बन जाएंगे, अब गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 बन गए। पर इनको रट्टा नहीं था, हर स्टेप को आगे धीरे धीरे मूव करना है और कुछ नहीं। ठीक। और जैसे ही यहाँ तक आए, अब अगर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को मूव करना, क्या दिया पहला एलिमेंट आपको यहाँ पर पोटाशियम। सेकंड कौन सा दिया, एल्यूमिनियम मेरा ख्याल, सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड सल्फर और फोर्थ यहाँ पर आपको कौन सा दे रखा है, ऑक्सीजन। ये आ गया के, ये आ गया एल्यूमिनियम, ये आ गया सल्फर और ये सिंबल्स आ गए। अब पहला का परसेंटेज कितना दिया आपको पोटाशियम का, 15.1। एल्यूमिनियम का यहाँ पर क्या दिया, 10.50। थर्ड आपको क्या दिया, सल्फर 24.96 और ऑक्सीजन का दे रखा है आपको 49.92। पोटाशियम का एटॉमिक मास क्या था, 39, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का हमारे पास क्या आ गया, 16। यहाँ तक तो टेबल बन गया आसानी से, यहाँ तक बन गया। अब आगे आप बताते जाओ क्या करूँ मोल्स फाइंड करने के लिए। गिवन, हाँ जी मनन, गिवन मास कितना मास दे रखा है, 15.1 डिवाइडेड बाय 39। ऐसे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाय 27। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 24.96 बाय 32 और लास्ट मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 49.92 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पर ये आंसर्स आ जाएंगे, इनके आ जाएंगे। इसलिए ना मैंने बुक में से ये अभी ढूंढे थे जो आपके सिंपल आ जाए 0.39। सेकंड को फाइंड आउट करोगे ये भी आ जाएगा 0.39। थर्ड फाइंड करोगे तो ये आ गया यहाँ पर 0.78। नेक्स्ट करोगे तो ये क्या आ गया यहाँ पर 3.12। मैंने कहा यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं आएगा, है ना, यहाँ तक तो सिंपल था। गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कर दिया। अब चलो बताओ ये मोल्स जो आए होल नंबर में आए,
अब कैसे करूँ इनको होल नंबर में? सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर? 0.39 बाई 0.39। इधर भी क्या आ गया? 0.39 बाई 0.39। नेक्स्ट में क्या आ गया? 0.78 बाई 0.39। लास्ट में मेरे पास क्या आ गया? 3.12 डिवाइडेड बाय 0.39। क्लियर? अगर ये आगे मानते हो ये तो आसान, 1 1 इसको करोगे तो 2 और लास्ट वाले को अगर करोगे तो यहाँ पर घूम रहा है ये 8 के साथ। इसलिए ना मैंने भी बुक में से आसान न्यूमेरिकल ढूंढा था किशा कि तुम्हारे यहाँ पे सारे होल नंबर आ गए। हो सकता है यहाँ पर होल नंबर ना आए, यहाँ पर भी आंसर फ्रैक्शन में आए। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आया फिर आ जाएगा नेक्स्ट अभी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इससे इनको रट्टा मत लगाओ, बस सिंपल था। जो आपकी रेशो आ गई उसको क्या करो, छोटी फ्रैक्शन से सबको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो। अगर होल नंबर आ गया तो बढ़िया, नहीं आए तो एक स्टेप और आगे मूव करके मानते हो ये क्या आ जाएगा? 1 ये 2 और ये क्या आ गया? 8। तो मेरा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? पोटाशियम, साथ में क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम। सल्फर मेरे पास क्या आ जाएंगे? 2 और ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे? 8। बन गया एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का। तुम्हारे सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आएगा। क्लियर? प्रिडिक्ट एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला या हाउ दीज टू आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो इनको अदर कोई क्रैमिंग नहीं थी, यहाँ तक तो सिंपल था, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। आगे बस कंसेप्ट क्या था, इनको होल नंबर में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं था। वैसे देखो अगर आप पहले, चलो ये कर लो पहले। क्लियर हुआ सबको कैसे था? इसलिए ना ये पहला न्यूमेरिकल तो रेयर है कभी आए। मैंने आपको असाइनमेंट में 2-3 क्वेश्चन डाले हैं सीबीएसई वाली असाइनमेंट में इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करने के लिए। तो तुम्हारे पास ना इस बार संडे के लिए काफ़ी काम है। अगर संडे को आपका इंटरेस्ट बन रहा है, नहीं आ रहे तो मैंने इधर ही होना है। आप चाहे मुझे फ़ोन करके पूछ लेना खन्ना सर क्या, नहीं तो मंडे जब आओगे सारी ये असाइनमेंट से डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर टेस्ट करूँगा वेडनेसडे या फ्राइडे। अब बताओ सबको क्लियर हुआ टेबल बनाने का? किसी को कोई डाउट छोटा सा भी? पक्का? पक्का? चलो फिर एक और करते हैं इसी पैटर्न पे ना, वो आगे स्टेप करेंगे हम लोग। हाँ, इसको एक्सपैंड करके इसकी एन फिर मैं आपको मोलर मास वगैरह दूंगा। मोलर मास देके फिर आगे वो लास्ट में करेंगे। पहले तो एक बार ये टेबल वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए बस। टेबल बनाकर ये देख, यहाँ पे सबसे छोटा टर्म कौन सा है? 0.39। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने का लॉजिक था, छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर दो। हाँ हाँ, सबसे छोटा नंबर यहाँ से उठा लिया। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 0.39 से पकड़ के डिवाइड कर दिया। यहाँ पे किस्मत अच्छा रहा, ये सारे होल नंबर आ गए। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये होल नंबर नहीं आएगा। अगर होल नंबर नहीं आया तो मीन्स मेरा एक और स्टेप आगे चला गया, सिंपलेस्ट होल नंबर। ठीक, करें एक और इसी पैटर्न का ताकि आपको जो डाउट आ रहा है वो भी खत्म हो जाए। अब एक कर दूं ऊपर? हाँ जी, किशा कर लिया नोट सबने? कर 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 करेंगे करेंगे। इसलिए आपको मैंने पहला न्यूमेरिकल सिंपल कराया, दूसरी बार देख रहा यहाँ पे कंफ्यूज करूंगा, तीसरी बार जाके कुछ और देखेंगे फिर। इसलिए मेरा पढ़ाने का ही ऐसा है किशा कि तुम लोगों को पहले ना सिंपल सीधा मुश्किल उठा लिया, कॉपी बंद करके बैठ जाओगे, करते जाए खुद ही करे सर। क्लियर? तो तुम लोग ऐसे साथ साथ मूव करो बस। करे एक और जाए कर दो ऊपर? अब लिखो एक नेक्स्ट। अब मैंने आपको ना 3 एलिमेंट्स दिए, अब थोड़ा टाइम भी सेव कर ले अपना। आपको फिर एम्पिरिकल फार्मूला प्रिडिक्ट करना है। अब इस टेबल को थोड़ा सा तो छोटा कर लो, सिंबल मैं कर दूं यहाँ पर पहले, वो एलिमेंट रहने दो, वो क्यों लिखना है ना। तो इस बार 3 एलिमेंट्स तुम्हें दे रखे, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स दे दिए। क्लियर? सिंबल्स, सिंबल के बाद अब आगे मैंने इनकी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को ई लिख कर छोड़ दूं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इस बार दिया आपको 40.687। सेकंड आपको दिया यहाँ पर 5.085। थर्ड आपको यहाँ पर दिया 54.228। ये आ गया। अब इस पर नेक्स्ट लाइन में मैंने हर बार आपको क्या दिया? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कार्बन का क्या आ गया? 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का क्या आ गया? 16। ये आ गया। अब देखो टेबल तुम्हारे साथ साथ बना रहा था। अब अर्नब मुझे आगे टेबल भूल गई, पता नहीं क्या करना था, आप बता दोगे इसके बाद क्या करना था?
गुड, मुझे यहाँ तक तो याद हुआ। यहाँ पे ये 54.228 और ये 16 एटॉमिक मास। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया किशा, मोल्स, मोल्स ऑफ एलिमेंट। अगर कैसे मोल्स फाइंड किए थे, गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड, तो मास कितना दे रखा है मैंने आपको यहाँ पर 40.687 डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट दे रखा है 5.085 बाय 1। थर्ड आपको दे रखा है 54.228 बाय 16। क्लियर। इनको अगर आपने सॉल्व किया तो फर्स्ट इसे सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 3.390। सेकंड ये तो आ गया सिंपल 5.085। लास्ट वाले को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.389, ऑलमोस्ट 90 ही हो गया। हाँ जी दिया, आ गया। अब यहाँ तक तो मोल्स तक तो आ गए, अब आगे भूल गया। चलो गुड। आगे पहले मैंने वर्ड क्या लिखा, सिंपलेस्ट रेशो, है ना आन्या। सिंपलेस्ट रेशो लिए टिप क्या दिया था, सबसे छोटी टर्म चाहे 90 कर दूं चाहे 1 एंड सेव, थोड़ा टाइम सेव कर लूँ, ये दोनों 1 1 आ जाएंगे, है ना। बीच वाले में अब अदर क्या होगा, 5.085 डिवाइडेड बाय 3.389। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आता है 1.5। इसको सॉल्व करोगे ये आया 1.5, ये 1.5। अब क्योंकि मैंने छोटा नंबर लेना था, तुम लोगों ने मुझे रोक देना था। 389 है सबसे छोटा, वो 1.99999 एस्टिमेट बंद कर दिया, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही आ गया, तो 1.999 करके आएगा, और सॉरी 0.999 करके आएगा, उसको बंद कर दिया। ठीक, क्योंकि अब यहाँ से ना मैं इनको अप्रॉक्सीमेशन की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ तक 1.5 तक आ गया, आगे यहाँ तक। अब देखो ये फिर फ्रैक्शन में घूम रहा है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट तो लगा नहीं सकता, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए था। तो इसको अगर एग्जैक्ट करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी रेशियो डिस्टर्ब होंगी, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2, इधर भी 2 और इधर 3 आ जाएगा। और ये लास्ट स्टेप मेरे पास क्या आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर। ये आ गई मेरे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। आखिर में आ गई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब क्लियर हुआ तुम्हें समझाने के लॉजिक्स, मैंने हर स्टेप को धीरे धीरे करके कंफ्यूज किया। क्लियर। और ये 1.5 बड़ा आसान है। अब याद करो 2 न्यूमेरिकल पीछे आपको कराए थे, उसमें मैंने 1.5 ही लिया था। याद है आपको कहा था 1.5 होल नंबर में करना बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर कार्बन के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 3 और ऑक्सीजन के भी कितने 2, तो C2H3O2 बन गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब बताओ डाउट्स यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ। अब किसी के तो मन में घूम रहा होगा, खन्ना सर ये 1.5 क्या कुछ भी आ सकता है। तो पता है मैंने ना आपके लिए न्यूमेरिकल ट्राई कर रखे हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास आ जाए 1.1, क्लियर, या मेरे पास आ जाए 1.2 आ जाए, हम लोग इनको यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते थे 1 पे। 1.1 के मैंने बुक में से इतने न्यूमेरिकल देखे, तो हम लोग इनको तो 1 मान लेते हैं। क्लियर। ऐसी अगर मेरे पास कोई टर्म आ रही है 6.98 या 6.89, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं अप टू 7, इतना हमें अलाउड है। क्लियर। ये मैंने आपकी बुक में से ना कर रखे थे, क्वेश्चन काफ़ी ट्राई किए, क्योंकि रूल तो दिया नहीं था। तो मैंने देखा 1.1 1.2 को 1 ले सकते थे। अगर 6.9 आ गया, 6.89 आ गया, 97 आ गया, 80 आ गया, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता था एट 7। सबसे ज़्यादा जो हमें फिगर तंग करेगा ना, वो ऐसे फिगर होंगे जब ये फिगर्स आ गए। अब देखो उसका थोड़ा सा रफली भी करूँ, 1.7 तक तो लिख सकता था। अब क्या करो, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आएगा 3.4। ना आंसर इधर का आ रहा है ना उधर का आ रहा है। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा 5.1। 0.1 को तो मैंने ही कहा था नेगलेक्ट कर सकते थे। तो पता है क्या, एक स्टूडेंट हर बार मुझसे ना बड़े तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फायरिंग होती है मेरे पे। अगर तुम लोग डबल भी करके बैठ गए तो कॉमन फैक्टर नहीं निकल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 से कर दिया, 3 से, अब मैं वही कहता नहीं था मैं तो 4 से करूँगा, कर लो, आखिर में तुम्हारा कोई ना कोई कॉमन फैक्टर फिर बाहर आ जाएगा।
क्योंकि रहना कहाँ था, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो में। तो तुम्हारा अगर एक टर्म ऊपर भी चला गया, बाद में घुमा फिरा के वो भी कट हो जाएगा। तो ये था इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने का लॉजिक। किस्मत अच्छा है तो मोस्टली यही आता है 1, 1.5। अगर गंदा किस्मत हो गया कि ऐसी कोई कैलकुलेशन आ गई, तो इसको रूल करने का मेथड था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3.4 है, ना इधर का आंसर आ रहा है ना उधर का। तो मैंने क्या किया, इसको एक और बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 5.1। अगर 5.1 आ गया, या सपोज उसका आंसर करके क्या आ गया, 4.99 आ गया, 4.89 आ गया, फिर मैं उसको 5 कर सकता था। फिर ऐसे बस उससे राउंड ऑफ करना है और कुछ नहीं करना। करे एक और न्यूमेरिकल फिर इस लॉजिक में भी। हाँ, 1.6 को जब करेगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.2। क्लियर। मैंने यहाँ पे 1.1 और इसको 1.18 ऐसे करके देना था, इनको कर सकते थे। 1.2 वाले को फिर नहीं, फिर उसको मुझे क्या दोबारा आगे एक और फिगर के साथ। और यहाँ पे देख 6 है, अगर 6 है इसको राउंड ऑफ किया तो 1.7 होगा, उसके बेस पे करना है। ठीक, क्योंकि पहले इतनी बड़ी टर्म आ रही इसको शॉर्ट किया। हाँ, 1.7 अगर है, 1.7 को 2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3.4। उसे नहीं करना, क्योंकि क्या था, सिर्फ पॉइंटों में कर रहा हूँ, क्योंकि याद है ये नंबर्स है। हम लोग वहाँ पे सिग्नल फिगर में कैलकुलेशन थी मैथमेटिकल, वहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए जहाँ तक आ सकता है मेरे पास। ठीक, इसलिए यहाँ पे रूल आ गया, सबसे छोटी फ्रैक्शन से डिवाइड कर दो, आ गया होल नंबर बढ़िया, नहीं आया तो उसको कोई राउंड ऑफ करने के कंसेप्ट आ गए। अब देखो, जितने दो न्यूमेरिकल्स किए ये आसान नहीं थे। आसान कैसे थे, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज दे दी। एक अब न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ, मैं आपको सारी परसेंटेज ना दूं, मैं यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज ना देता, कहता रेस्ट इज ऑक्सीजन, रेस्ट इज ऑक्सीजन, तो मीन्स वो 100 माइनस ये करके हो जाएगा। एक तो ये कंफ्यूज कर सकता था। इधर अब मैंने एच और ओ घुमाया है, एच और ओ, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते। तो मैंने आपको असाइनमेंट में देखना क्वेश्चन डाला है ऐसे ही, फाइंड हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर। असाइनमेंट में ऐसा ही क्वेश्चन है, पूरा आपने टेबल बनाना है, टेबल बना के वहाँ पे जितना वाटर घूम रहा है आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एक 10th क्लास में पक्का किया होगा, ये किया है कहीं पे, CuSO4 और साथ में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसको नाम क्या दिया होगा 10th में, ब्लू विट्रॉल। अगर तुम्हारे स्कूल अच्छे हैं, पहला प्रैक्टिकल इसी का कराएंगे, ब्लू विट्रॉल का। इसको पानी में डिजोल्व किया, सारा सोल्यूशन क्या हो गया, ब्लू। उसको हम लोग हीट करते हैं स्लो, एट लो टेम्परेचर, और बीच में डाल देते हैं ग्लास रॉड। और टीचर इंस्ट्रक्शन भी देता है, जब ग्लास रॉड पे कोई मटेरियल स्टिक करना स्टार्ट हो जाए, हीटिंग रोक दो। क्लियर। हीटिंग रोक के नेक्स्ट डे आकर देखो, वहाँ पे स्पिंडल लाइक क्रिस्टल्स मिलते हैं। और हम लोग हीटिंग कब रोकते हैं, जब वो ब्लू से वाइट हो जाता है। वो ब्लू से वाइट क्या हुआ, तुम लोगों ने उसे ओवर हीट कर दिया, ओवर हीट कर दिया तो ये सारे का सारा वाटर मॉलिक्यूल क्या बाहर चला गया, वो पाउडर सा रह जाता बस पीछे में, CuSO4। क्लियर। फिर हम हमारे सर आके क्या कहते हैं, कहते अब जादू करके दिखाता हूँ तुम्हें, पानी के ना छींटे मार देते थे उसमें, जैसे ही छींटे इसमें मारोगे फिर ब्लू कलर आ जाएगा उसका। क्लियर। तो ऐसे होते थे ये प्रैक्टिकल तुम्हारा स्कूल में होगा। तो हो सकता है मैं यहाँ पर HO से आपको कह दूँ, फाइंड हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर, तो न्यूमेरिकल थोड़े बड़े हो जाएंगे। और अब अधर्व को थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल मुश्किल लगेगा नेक्स्ट। अगर मैं आपको कहता पहले इनकी परसेंटेज फाइंड करो खुद, है ना, अगर इनकी परसेंटेज खुद फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल और बड़ा हो जाएगा मेरा। ये आएंगे तुम्हारे पेपर में ऐसे न्यूमेरिकल्स। ये जो पहले दो किए ना ये तो रेयर है, ये तो बस था कि एक बार फॉर्मूला यूज करना आ जाए हमें। करें एक और न्यूमेरिकल, लिखो एक नेक्स्ट। चलो एक लिखो नेक्स्ट। अदर कोशिश करूंगा इसको सारा साथ साथ समझाने की, ठीक है। हाँ, ये अब मैं सारा ऊपर करके बैठ गया, बना ले कार्बन कितने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितने थे, 2C2H3O2। ठीक, अब लिखो नेक्स्ट, 2.38 ग्राम्स, 2.38 grams of uranium, 2.38 grams of uranium was heated in free supply of air. 2.38 gram of uranium was heated in free supply of air. The resulting oxide, the resulting oxide formed,
The resulting oxide formed has mass resulting oxide formed has mass 2.806 gram. The resulting oxide formed has mass 2.806 gram. Determine the empirical formula of given compound. Determine the empirical formula of given compound. अब देखो अधर को तो ये मुश्किल लगेगा, आप सबको अगर पता नहीं किसी और को भी ना कहीं मुश्किल लग जाए, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम यार पीछे दोनों न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दे रखा था, इस बार पहले मुझे परसेंटेज फाइंड करनी पड़ेगी। तो तुम में से ना एक ने मुझे क्या करना था, परसेंटेज फाइंड कर रहे हो, आपने कराया था 2.38, नीचे किया 2.38 प्लस क्या किया 2.806 और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 100। ये कहता नहीं सर ये कंसेप्ट गलत है, आप यहाँ पे करो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 2.38 डिवाइड करो बाय 2.806 और मल्टीप्लाई किससे करो बाय 100। तुम लोग बताओ पहले की बात मानूं या दूसरे की, है ना, क्योंकि आपको पहला न्यूमेरिकल ये कराया था। यहाँ पे क्या हुआ, आपको मैंने सोल्यूशन के कंसेप्ट दिए थे, जिसकी परसेंटेज फाइंड करना है उसका वेट ऊपर आता था, नीचे हमेशा क्या आता था टोटल। तो देख मैंने यूरेनियम को हीट किया, फ्री सप्लाई ऑफ एयर, एयर में और कुछ है नहीं, ऑक्सीजन तो है, तो मुझे जहर खाना से रिएक्शन बनाकर यूरेनियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करूँ तो लेमन में यूरेनियम ऑक्साइड यही बनेगा, है ना, यही बनेगा। और मैंने आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछा है, क्या एम्पिरिकल फार्मूला है, तो क्या था यहाँ पर अगर 2.38 ग्राम तो यूरेनियम हो गया, उधर मैंने ऑक्साइड फॉर्म दैट मीन यूरेनियम ऑक्साइड पूरा वेट इकट्ठा दे दिया, तो पूरा वेट 2.806 दे दिया, आ जाएगी परसेंटेज। इसकी अगर आपने यहाँ पर परसेंटेज फाइंड की तो दिस कम्स आउट टू बी 84.82। क्लियर। अब तुम में से कोई तो बता देगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसको माइनस करके आ जाएगी 100 माइनस 84.82, इसको अगर करोगे तो रफली ये हमारे पास क्या आ गया 15 पॉइंट। अब कहाँ पे ऊपर ऐड करना ही क्यों है, हाँ नहीं ऐड डिवाइड करना है, 2.38 डिवाइड बाय 2.806, हाँ यूरेनियम ऑक्साइड का पूरा वेट दे दिया, पूरा दे दिया आपको मैंने। अच्छा अब इनको ऐड, यहाँ पे मैंने बोला क्या 2.806 ग्राम ऑफ यूरेनियम ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। जब मैंने याद है वो कहता था ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, क्लोरीन ठीक है, जहाँ पे आइड लग गया सामने तो कंपाउंड बन गया। क्लियर, तो कंपाउंड बन गया मीन्स टोटल वेट आ गया। इसलिए देखो दो न्यूमेरिकल पहले आसान थे, उनमें परसेंटेज डायरेक्ट थी, इसमें थोड़ा सा तुम्हें परसेंटेज का कंसेप्ट घुमाया और कुछ नहीं किया। क्लियर। अगर अब बनाए टेबल, यहाँ तक लॉजिक सबको क्लियर हुआ। अब टेबल मुझे फिर भूल जाता है, तुम लोग बनवाना, इधर मैंने कर दिया यूरेनियम, इधर मैंने कर दिया ऑक्सीजन, आगे क्या करूँ भूल गया। चलो आगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, अभी तक बड़ी अच्छी परसेंटेज दी होती थी, अब मुझे कैलकुलेट करनी पड़ी थी 84.82 और इधर क्या आ गया 15.18। क्लियर, इसके बाद फिर भूल गया आगे। गुड, आगे हम लोग क्या लिखते थे इनके एटॉमिक मास, और यूरेनियम का तुम्हें यहाँ पर दे रखा है 238 और ऑक्सीजन का क्या था 16। ये आगे आगे मैं भूलता जा रहा हूँ, तुम लोग बनवा दो टेबल अब आगे का। गुड, आगे यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया मोल्स ऑफ एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा 84.82 डिवाइडेड बाय 238, यहाँ पर 15.18 डिवाइडेड बाय 16। क्लियर, अगर फर्स्ट केस में आपने फाइंड किया तो ये आ जाएगा 0.3562, सेकंड केस को सॉल्व करोगे तो ये आ गया 0.94। मैं वही सोच रहा, मैं अभी तक किसी का आया नहीं मुझे, एटलीस्ट मुझे 3 तक तो लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देख मैंने 2.38 तो सब में लिया है, 3 तक तो करना पड़ेगा, फिर कर सकते थे। अब एटलीस्ट इसको मुझे 3 तक करना है, तुम्हारी बुक में दे रखा है इसलिए मैं लिख रहा था, 3 तक कर दो कोई फर्क नहीं है, मेरी खुद छुट्टी हो जाएगी। मैं अभी सोच ही रहा था, अभी तक किसी ने फायरिंग हुई नहीं कि इसको राउंड ऑफ कब कराओगे, इतनी बड़ी बड़ी क्या पागल हो जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ बोलो मेरे साथ, जितना बोलोगे कोई ना कोई मैं भी हल देता जाऊँगा। तो
अब इसको कर सकते हैं शॉर्ट, अब घर जाके आप करके भी देखना, सेम आंसर आएगा। ये आ गया, मोल्स आ गए। अब ना किशा से बात करते करते मैं भूल गया आगे क्या करना है। मोल्स के बाद अब आगे सिंपलेस्ट रेशो आने भूल गया, कैसे करूं, है ना, स्मॉलेस्ट से डिवाइड, तो 0.3562 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 0.3562, तो ये तो बड़ा अच्छा 1 आ गया। इसमें 0.9487, इसको डिवाइड किया बाय 0.3562, आ रहा है मेरे ख्याल यही आता है, 2 पॉइंट आ गया, 2.66, क्लियर। अब इसके बाद आगे क्या करना था लास्ट स्टेप में, सिंपलेस्ट क्या था आगे, गुड, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब 2.66 आ गई, क्या करते हैं उसको 2.7, अगर 2 से किया 5.4 आ रहा है, ना इधर का ना उधर का। अगर 3 से कर दूं तो 8 आ गया, 8.1, अगर 8.1 आ गया तो ये 3 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब कुछ क्लियर हुए, ये पहला न्यूमेरिकल था जितने मैंने अभी तक पढ़ाए हैं जो पेपर में आने के चांसेस है, क्लियर। ये पहला न्यूमेरिकल था जो पेपर में आ सकता है इस बेस के। मैंने आपको यूरेनियम करा दिया, तुम्हारे पेपर में आयरन ऑक्साइड आ जाएगा, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या घूम जाएगा, U3 और O8। अगर इसका डाउट आया अधर जो आपके चेहरे से लग रहा था, ये देख यहाँ पे ये रेशो आ गई, है ना। अगर देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, अगर 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये हो जाएगा 5.4, ये 2। अब ये नंबर ना तो मैं कम कर सकता हूँ ना छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आधा बीच में घूम रहा है। इसको अगर मैं 3 से कर दूं, अगर 3 से किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 0.1 को मैं नेगलेक्ट कर सकता था, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, U3 और O8। अब बताओ कुछ क्लियर हुए न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट, हुए क्लियर। अब इसको थोड़ा और घुमाएं, ये तो अभी मैंने कहाँ घुमाया था आपका, परसेंटेज के बेस पे आगे किया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किया था। डेफिनेट वो क्या कहता था, अगर वाटर बन रहा है तो उसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स है 2 ग्राम, अगर CO2 बन रहा है तो उसमें कार्बन का मास फिक्स है, और साथ में मोल कंसेप्ट कर रखा है। मोल कंसेप्ट का याद है आपको, कहता था मुझे फॉर्मूले नहीं आते, मुझे एक लॉजिक पता था, जो चीज़ गिवन है कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड, और जो फाइंड आउट करना है दैट वाज ऑन राइट हैंड साइड। उस न्यूमेरिकल में ना सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर। और बस लास्ट टाइम नाम ले रहा हूँ किशा, वहाँ पे जो अभी दूसरा आपके जो फ्रेंड्स आए बाकी, वहाँ पे वो न्यूमेरिकल कराया नहीं था, और सबके पेपर में वो न्यूमेरिकल आ रखा था उसी पैटर्न का, सबके पेपर में आता है। पता क्या, उसमें हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और मैं भी ना टेस्टों में डालता हूँ ऐसे न्यूमेरिकल, पर तुम्हारे ग्रुप से मुझे उम्मीद है सारे ही शायद कर दोगे, एक आदमी नहीं मेरे जैसा लग रहा है जो नहीं करेगा, सारे कर लोगे, उसके स्टेप्स बड़े हैं। तो अगर कहोगे खाना सर रिपीट कर दो, मुझसे रिपीट करा लेना जैसे मर्जी, ठीक। उसका लॉजिक दूँ पहले न्यूमेरिकल का, क्लियर। उसका ना लॉजिक क्या होगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल का, सपोज मेरे पास एक आपको वेल्डिंग फ्यूल गैस दे देनी है मैंने, वेल्डिंग फ्यूल गैस, और उसमें 2 एलिमेंट सिर्फ प्रेजेंट है, कौन, कार्बन और हाइड्रोजन। आपको मैंने वेल्डिंग फ्यूल गैस देनी है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, इनको करूंगा हीट फ्री सप्लाई ऑफ एयर, फ्री सप्लाई ऑफ एयर में, तो क्या होगा, जो कार्बन गिवन था वेल्डिंग फ्यूल में वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू वाटर। मैंने आपको इनका वेट दे देना, सपोज मैंने आपको इसका दे दिया 10 ग्राम और इसका दे दिया मैंने 5 ग्राम, इनके वेट्स दे दिए, इनके वेट्स दे दूंगा, क्लियर। अब तुम लोग बताओ, अगर मैंने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, निकाल सकता था इनकी, इसके बेस पे अभी तो बड़ा अच्छा था, मैंने आपको कार्बन ऑक्सीजन का डायरेक्ट वेट दिया था, फाइंड कर दिया। अब मैंने आपको क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन को ट्रीट किया विद ऑक्सीजन, कार्बन को कन्वर्ट कर दिया CO2 में, और हाइड्रोजन को कन्वर्ट किस में कर दिया, इनटू वाटर, क्लियर। अब तुम लोग बताओ, CO2 अगर मैंने आपको दे रखा है 10 ग्राम है, 10 ग्राम, इसमें कार्बन का वेट निकाल सकता था, कैसे, मुझे तो नहीं आ रहा। गुड, तभी क्या तुम सारे ना शरारतें भी करते रहते हो पर साथ में, गुड। तो CO2 का क्या था, बेसिकली 44 ग्राम नहीं है, 44 ग्राम, इसमें कार्बन कितना है, कार्बन इसमें 12,
क्लियर। तो अगर ये कार्बन CO2 1 ग्राम होता तो कार्बन कितना हो जाता 12/44। मेरे पास CO2 कितना बन रखा है 10। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कार्बन का वेट नहीं आ जाएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल और बड़ा नहीं चला गया। जिसको अभी भी डाउट आया, हाइड्रोजन को कन्वर्ट किस में कर दिया वाटर में। तो वाटर का मुझे लॉजिक याद है। वाटर का क्या था, अगर वाटर 18 ग्राम है तो इसमें हाइड्रोजन कितना 2 है। मेरे और कंपाउंड वेल्डिंग फ्यूल गैस को हीट करके कितना बना वाटर 5 ग्राम। तो दैट मीन्स अगर 1 ग्राम होता तो कितना होता 2/18। अगर 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सपोज ये x और ये y आ गया। अब मैंने जब बिल्कुल नया नया पढ़ाया था शायद सालों स्टार्टिंग के ईयर्स, तो मेरी आदत है मैंने अगर गलती वैसे वो से अब निकल गई। अगर कभी गलत पढ़ाया जाए कोई टॉपिक गलत हो जाए, मैं नेक्स्ट क्लास आके ना सॉरी फील कर लेता हूँ, भाई सॉरी कल मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ घुमा हुआ था, गलत पढ़ाया गया। तो मैंने ना ये न्यूमेरिकल करा दिया पहली बार जब बच्चों को फर्स्ट टाइम कराया था। तो ये एक्स और वाई आ गया, मैंने इसी को लिख दिया परसेंटेज एक्स। ठीक किया। ये तो भी x आया और ये y आया, मुझे इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हमें कार्बन की परसेंटेज क्या आ जाएगी, ऊपर y तो नीचे x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा। सबसे बड़ा न्यूमेरिकल था। इसलिए ना पेपर में कोई भी आर्यन आपको ये न्यूमेरिकल 5 नंबर का नहीं डालेगा। क्लियर। हम लोग इसको स्टेप्स में तोड़ के डाल देते हैं। किसी में तुम्हें होगा सिर्फ परसेंटेज फाइंड करो, किसी केस में होगा परसेंटेज मैं दे दूंगा तो तुम्हें आगे आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रिडिक्ट करो या एम्पिरिकल फार्मूला प्रिडिक्ट करो। ऐसे न्यूमेरिकल्स में डाउट्स क्रिएट करेंगे। तो मैंने बस किया क्या, यहाँ पर वेल्डिंग फ्यूल गैस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, उनको इनमें कन्वर्ट कर दिया, इनका वेट दे दिया। अगर इनका वेट दिया तो मुझे बेसिक याद था डेफिनेट प्रोपोर्शन कि अगर CO2 44 ग्राम है तो उसमें कार्बन कितना 12 है। मेरे पास CO2 कितना बना है 10। शुरू से मोल कंसेप्ट की आदत डाली थी, जो चीज़ गिवन है लेफ्ट हैंड जिसे फाइंड आउट करना है दैट इज ऑन अवर राइट हैंड साइड, सारा कंसेप्ट आ जाएगा। ऐसे ना एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल में मैंने कंफ्यूज करना है। अभी तक याद है पीछे मोल कंसेप्ट के जितने न्यूमेरिकल्स किए, क्लियर, मैं आपको मोलिकुलर मास मेंशन करता था, हर बार मोलिकुलर मास मेंशन करता था। अब मैंने ना आपको दे दिया 10 लीटर्स ऑफ गैस है सपोज, इसका वेट है मेरे पास 10 ग्राम एट STP। ये अब आराम से समझ लेना, क्योंकि अगर ये समझ आ गया ना असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस एक दो है वो कर पाओगे। अगर 10 लीटर गैस है उसका वेट दिया 10 ग्राम एट STP। क्लियर। तो 22.4 लीटर के लिए मैं वेट फाइंड कर सकता था। 10 लीटर का गैस का अगर इतना वेट है 22.4 लीटर के लिए फाइंड कर सकता था। तो 22.4 लीटर के लिए मैं कह तुम्हारे जो चेहरे देख के लग रहा है सबका, इतना तो मैं स्टेप छोटा कर सकता था। आ जाएगा। सपोज ये कितना आ गया 20 ग्राम आ गया। इस 20 ग्राम को मोलर मास बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ क्योंकि मोल कंसेप्ट यही किया था। अगर एक मोल गैस है एट STP, वॉल्यूम क्या है 22.4 लीटर, तो उसका जो मास था वो मोलर मास ही नहीं था। इसलिए न्यूमेरिकल सब ये देख, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टेबल बनाता हूँ मोल की। आलसी बड़ा था मुझे शायद ना टेबल बनानी पड़े। ये देख, इधर हम लोग क्या लेते थे GAM, इधर क्या लेते थे हम लोग GMM, इधर क्या लेता था 22.4 लीटर, इधर एवोगाड्रोस नंबर लेता था। अब तुम्हारे पेपर में ना मैंने ये स्टेटमेंट दे दी, मैं वैसे लिखा है अप्रॉक्सीमेट लिखा है, मैंने एग्जैक्ट नहीं आंसर किया। कितना आ गया ये, अच्छा ये 10 का, हाँ इसका जितना भी तुम लोग आंसर करोगे कितना आ जाएगा। अच्छा ऐसा कर, फिर इसको चलो यहाँ पे हम लोग 20 कर देते हैं, इसको 20 कर दिया तो ये तेरे पास यहाँ पर 20 नीचे आ जाएगा। क्लियर। जितना भी आ गया, जितना भी आंसर आ गया, सपोज चल मैंने आंसर लिखा ही नहीं, इधर x लिख दिया, ये ग्राम कितना आ गया, चल 11.2 ग्राम आ गया। अगर ये 11.2 ग्राम आ गया, देखो 22.4 लीटर का वेट कितना आया, अगर 11.2 ग्राम है आ रहा तो ये मोलर मास नहीं है इसका, आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा न्यूमेरिकल था नेक्स्ट। क्लियर। क्योंकि मैंने आपको 20 लीटर का वेट दे दिया, अगर ये वेट दे दिया 22.4 लीटर का मैंने वेट फाइंड किया, तो पक्का है 22.4 लीटर का जो वेट होगा दैट वाज मोलर मास ऑफ आवर गैस, हो जाएगा सबसे बड़ा न्यूमेरिकल। करिए, अब पूरा आपको कंसेप्ट दे दिया न्यूमेरिकल का कैसे है, पर अब मैं भूल गया सारा क्या किया। तुम लोग मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व कराना, खन्ना सर ये ऐसे ऐसे करो, कैलकुलेशंस बड़ी है, आंसर मैं बोलता जाऊंगा क्या क्या, तुम लोग और रास्ता बताना खन्ना सर करना कैसे है। ठीक। लिखो एक नेक्स्ट, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस
A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it. Burning a small sample of it in oxygen. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 grams. ये लिख दिया मैंने बोर्ड पर ही. 3.38 grams of CO2. 3.38 grams मैंने लिख दिया ऊपर ही. 3.38 grams of CO2 and 0.690 grams of water respectively. 0.690 gram of water respectively. A volume of 10 liter. A volume of 10 liter. Volume of 10 liter of this gas. Volume of 10 liter of this gas at STP. Volume of 10 liter of this gas at STP has mass 11.6 gram. Has mass 11.6 gram. अब मैंने आपको ना कर दिया 3 चीज़ें कैलकुलेट करो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तुम लोग बताओगे ये क्वेश्चन देकर क्या क्या पूछ सकता था. वो तो छोटा बार रह गया. सीधा अगर सारा इकट्ठा कर दूं, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी. सेकंड, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दिस गैस. कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दिस गैस. अगर मोलर मास भी आ गया तो आखिर मैं पूछ सकता हूँ प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस गैस. और अगर पेपर में मैंने आपको सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट ही डाल दिया, प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला, सारे कंसेप्ट करने पड़ेंगे सारे. ऐसे पेपर में कई एक आता ना पेपर देके कुछ नहीं आ जा रहा आपके पढ़ाई में से, उसके पेपर में ये हुआ सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रिडिक्ट करना आ गया. क्लियर. तो मैं कहता हूँ भाई मेरे इधर आ, पहले पेपर पढ़ा मुझे. तो फिर यार सिर्फ आपके एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लूँगा, या फिर ये बीच वाला हिस्सा छोटा सा ऐसे कुछ न्यूमेरिकल डालना है, वॉल्यूम दे दिया, मोलर मास नहीं पूछ सकते. तो मोल कंसेप्ट आ गया. इस चैप्टर में सारे कंसेप्ट आ गए. इसलिए धर्म सबसे गंदा न्यूमेरिकल था, ना भी समझ आए कोई वो नहीं है. तो ऐसा एक्स्ट्रा क्लास में रिपीट करना है. और अच्छा एक्स्ट्रा क्लास याद आ गया, कल है ना क्लास आपकी 2:30 पे मैथ्स. किशा कल 2:30 पे है ना मैथ्स की क्लास, तो आप मेरे पास आ जाना वही 1:45 तक. हाँ हाँ, आप चारों जो नए थे चारों ने तो पक्का आना है. आपने भी अधर्व आना, आ सकते हो. इनके साथ मैंने लॉस कराने हैं सारे पुराने टॉपिक्स. ठीक, तो पक्का आ जाओ, मैंने इधर ही होना है 1:45 पे, ताकि 40-50 मिनट्स में काफ़ी हो जाएगा. 2:30 बजे आपकी क्लास है, फिर आप क्लास अटेंड कर लेना. क्योंकि कल तो मैं खुद ही बढ़िया लेट आया था यहाँ पे. पूरे क्लास है ना, मैं कल 7-8 मिनट पहले ही पहुँचा था. ठीक, तो कल का याद रखना, मैसेज डालना कई बार मैं भूल जाऊँ, याद तुम लोगों ने रखना है. ठीक है, 1:45 पे. और इन 4 के साथ ना मैंने लॉस करने रिवाइज. अगर तुम्हें से किसी को भी लॉ मुश्किल लग रहे थे करना, था दोबारा करना, रिवाइज करना, मोस्ट वेलकम. ठीक अन्या, ठीक है. अब तुम्हारे साथ बातों में भी लग गया, ये न्यूमेरिकल करना नहीं आ रहा, रास्ता तुम लोग दिखाते जाओ मुझे, क्या करूं. टेबल तो बाद में बनेगा, पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी. टेबल मैं बना दूंगा, परसेंटेज बता दें. 3.38 ग्राम किसका दे रखा है, CO2 का. और इधर साथ में तुम्हें क्या दे रखा है, 0.690 ग्राम ऑफ किसका दे रखा है, वाटर. तो क्या करूं, एडअप कर दूं इनको, परसेंटेज किसकी आएगी फिर. तो कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, दोनों को कंबाइन कर दिया. शुक्र है, शुक्र है. मुझे लगा कोई तो बोलेगा ये CO2 है, मुझे इसमें सिर्फ कार्बन से लेन देन है, इस वाटर में मेरे साथ सिर्फ हाइड्रोजन का लेन देन है. क्लियर. अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया, मोल कंसेप्ट, जो आपके साथ भी किया था. CO2 का मोलर मास क्या था, 44 ग्राम है. तो हमें यहाँ पर लिख सकता था 44 ग्राम्स ऑफ CO2 कंटेन्स. CO2 कंटेन्स कितना था यहाँ पर, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन. तो 1 ग्राम ऑफ CO2 विल कंटेन 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 आ गया ऑफ कार्बन.
मुझे किस में फाइंड करना है, 3.38 ग्राम। तो दिस विल कंटेन 12/44 इंटू 3.38 आ जाएगा पहला पार्ट। ठीक, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे ना CO2 से नहीं लेन देन, मुझे सिर्फ कार्बन से लेन देन था। इस वाटर में मुझे सिर्फ हाइड्रोजन से लेन देन था, कि मेरा वेल्डिंग फ्यूल गैस तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन है। क्लियर। अगर ये इनका कम्बिनेशन है, अगर अब आपके मैंने ना ये कैलकुलेशन कर रखा है, अगर ये पहला करोगे कार्बन का तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर 0.9218। ऐसे ही वाटर का भी करेंगे फाइन। क्लियर। तो यहाँ पे मैं कल अब कोई तो मानेगा, लिख दूँ सीधा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। क्या कर सकता था डायरेक्ट, 2/18 इंटू 0.690 कर सकता था। क्लियर। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 0.0767 ग्राम। करूँ इसे भी पूरा, अरे वाटर है ना, वाटर का क्या आ जाएगा, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अरे तो 1 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन 2/18 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। मेरे पास कितना दिया है, 0.690 ग्राम विल कंटेन, तो आ गया ये। तो मैंने ना देखो जब पहली बार पढ़ाया था ना, इसको 92 कर दिया था, इसको 7% कर दिया था, आंसर ठीक भी आ गया था। क्लियर। पर अगली क्लास ना फिर जाके मैंने सॉरी फील कर लिया था कि मुझसे गलती होगी, क्योंकि तुम बच्चे ना, तुम्हारे ग्रुप में कोई मुझे बोलता नहीं इतना। उस ग्रुप में तो ना अगर यहाँ तक कराया था वो तो पागल कर देते, खन्ना था ये कैलकुलेशन कौन करेगा, मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ छोड़ दूंगा, वहाँ छोड़ दूंगा। मैं उनके डाउट दूर करते करते कैलकुलेशन खुद ही भूल गया क्या करनी। तुम लोग मुझसे ना डाउट पूछते हो, पर आसान रास्ता नहीं पूछते कैसे करें। तो ये इसको क्या था, अगर ऐसा भी करता तब भी आंसर सेम आता। पर अगर मैं लॉजिकली चलूँ, परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या होगा, ऊपर 0.9218 डिवाइड बाय क्या होगा, 0.9218 प्लस 0.0767, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना था। इसको अगर करोगे ना घुमा फिरा कर ये आ जाएगा तुम्हारे पास, अगर फाइंड किया तो 92.32, ऑलमोस्ट सेम नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा जो कंपाउंड है परसेंट कार्बन फाइंड करना है, उसका वेट ऊपर नीचे टोटल वेट होता था। मुझे तो कार्बन और हाइड्रोजन से लेन देन है ना, मुझे इसी में परसेंट कार्बन निकालना था, तो ये आ गया कार्बन का वेट, और नीचे क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है वेल्डिंग फ्यूल में, तो टोटल वेट आ गया। ये जो CH है इसको मैंने कंबाइन किससे किया, ऑक्सीजन, क्या बन गया, CO2 और वाटर बन गया। तो जब कार्बन मेरा चला गया इसमें और हाइड्रोजन चला गया मेरा इसमें। अगर परसेंट ऑफ कार्बन निकालते, कैसे निकालते थे, गिवन वेट ऊपर नीचे टोटल वेट करते थे कार्बन और हाइड्रोजन, वही किया। क्लियर। एक कैलकुलेशन से बढ़ सकता था जितना न्यूमेरिकल कराया है। हाँ जी ठीक। अब परसेंट ऑफ हाइड्रोजन माइनस करके कर दूं, माइनस, अगर माइनस करके करोगे तो ये आ जाएगा 7.68 आ गया। पता क्या, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही पेपरों में, जो मैंने आपके बड़ी बार न्यूमेरिकल पढ़ा है, हम लोग सिर्फ आपको या तो पूछते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, या फिर क्या होता है पूरे न्यूमेरिकल में आपको ये परसेंटेज हम लोग खुद मेंशन कर देते हैं। तो ये पेपर में जब भी कोई अगर अच्छा टीचर डाल रहा है, मेरे जैसा टीचर नहीं है, तो आपको या तो ये न्यूमेरिकल पूरा डालेगा 5 नंबर में, या फिर 2 हिस्सों में डाल देते हैं, जस्ट फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ ये निकालो, या फिर ये परसेंटेज देकर मैं आगे का न्यूमेरिकल पूछ लूंगा सारा का सारा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हुआ, पक्का, पक्का, अगर डाउट नहीं है। हाँ जी, हाँ 90, ये माइनस करके कर दिया, तो दो चीज़ें ही है ना अन्य। तो कार्बन अगर 92 आ गया, दूसरा 100 माइनस हो जाएगा। अब मुझे ना टेबल, तुम्हारे इतना पढ़ाते पढ़ाते मैं टेबल बनानी भूल गया। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की परसेंटेज कितनी आ गई, 92.32, हाइड्रोजन की कितनी आ गई, 7.68। आगे एटॉमिक मास, आगे एटॉमिक मास ये क्या आ गया 12, और ये क्या आ गया 1। क्लियर। विराज आगे मुझे भूल गया, आगे मोल्स आ गए ऑफ द एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट, वो क्या आ जाएगा 92.32 डिवाइड बाय 12,
7.68 डिवाइडेड बाय 1, इसको अगर करोगे ना ये ऊपर आया था 7.69, ये आ गया 7.68। अब थोड़ा सा टाइम सेव कर लो। आगे क्या था, सिंपलेस्ट रेशो मानते हो, 1 1 एक स्टूडेंट खन्ना था, लास्ट अब भी क्यों छोड़ रहे हो, सिंपलेस्ट होल नंबर। अब देखो जब ये टेबल बनाना स्टार्ट किया था, फर्स्ट टेबल बनाया था, तब तो काफ़ी मुश्किल लगा, अब लास्ट तक आसान नहीं लग रहा। तो आपको लॉजिक मिलने चाहिए, वैसा कि लॉजिक मिल जाए आगे बढ़ना कैसे है बस। तो क्या था, ये भी 1 1। तो अब दिया, इससे मेरा इंपेरिकल फार्मूला तो आ गया कंपाउंड का, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ दिस गैस इज CH आ गया। अगर इसका इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड करूं तो आ जाएगा 12 + 1 13 ग्राम आ जाएगा इंपेरिकल फार्मूला मास 12 + 1 हो गया यहाँ तक। अब मैंने तुम्हें गैस का वेट दे रखा है 10 लीटर, कितना वेट कर रहा है ये 11.6 ग्राम, किस पे, एट STP। अब सारे रेशियो आप करा दोगे, मुझे मोलर मास फाइंड करना था, मोलर मास ऑफ दिस गैस। क्या करूं, गुड, 11.6 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, बाय लीटर, और लीटर कट गया। सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट के नहीं। अब देख 10 लीटर गैस का वेट कितना दिया है 11.6 ग्राम। अगर 1 लीटर का वेट है तो 11.6 डिवाइडेड बाय 10 लीटर। अगर मैं 22.4 लीटर का वेट फाइंड कर दूं, 22.4 का, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 मोल, 1 मोल का मास क्या था, मोलर मास नहीं है। मीन्स इस बार सारा न्यूमेरिकल ना उल्टा घुमा दिया, उल्टा घुमाया और कुछ नहीं किया। क्लियर, इसको अगर करोगे ना ये 25.98 आता है, तो इसको बुक्स में क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 26 ग्राम, इसे कर दिया 26 ग्राम। एग्जैक्ट करोगे ना तो 25.9896 ऐसे करके आता है। अब ना मुझे एन की वैल्यू भूल गई, पता नहीं मोलर मास बाय इंपेरिकल फार्मूला मास था, या पता नहीं एन की वैल्यू खन्ना सर ने लिखा था इंपेरिकल फार्मूला मास बाय, हाँ जी, कौन सा फार्मूला ठीक है ना, क्योंकि अगर दूसरा लगाता ये तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, मीन्स आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती कर दी। अगर ये किया तो मोलर मास कितना है 26, इंपेरिकल फार्मूला क्या 13, 2 आ गया, आ गया 2। अगर 2 आ गया, अब लास्ट अब में फाइंड क्या करना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। n की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 2, और ये फार्मूला क्या घूम रहा है CH, तो और ये कौन सा, ये आता ही नहीं है, होल नंबर में आता है हर बार, ये बड़ी बार मैंने ट्राई कर रखा है, ये होल नंबर में ही आएंगे सारे, हर बार जितनी बार मैंने ट्राई किया हर बार ये होल नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये होल नंबर से मल्टीप्लाई करके आना है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन ऐसे ही घुमाते हैं कि ये होल नंबर आ जाए आपका। क्लियर, बट डाउट क्या आएगा तुम्हारा, ये फॉर्मूला उल्टा लिखा जाएगा कई बार, तो फ्रैक्शन में ये आंसर आना ही नहीं। क्लियर, तो आ गया C2H2। और किसी ने तो पढ़ाया हुआ 10th क्लास में, एसिडिन गैस टॉर्च यूज करते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पस, इसको सबसे ज़्यादा वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर इधर 11 सेक्टर के पीछे जाओ मार्केट में, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं इसी कंसेप्ट को, एस्ट्रिन की गैस साथ में किया बर्न, और उससे सारा वेल्डिंग का काम इसी का ही है। अब हुआ ये सारा न्यूमेरिकल क्लियर, ये लास्ट न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ बस, और नहीं कराना, पता था मुझे, मुझे पता था इस न्यूमेरिकल में छुट्टी हो जाती है। तुम लोग ना, पता क्या मुझे आइडिया रहता है मैं देख रहा हूँ, ये देख 10 लीटर का वेट 11.6 ग्राम था, है ना, तो 10 लीटर का 11.6 है, 1 लीटर का क्या आ जाएगा 11.6 बाई 10। अगर मैं 22.4 लीटर गैस का वेट फाइंड कर दूं, हमने मोल कंसेप्ट किया था, 22.4 लीटर पे 1 मोल बनेगा, और 1 मोल का जो मास है वो मोलर मास नहीं था। तो हमें ये जो मास आया मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट करके, यहाँ पे 25.98 जो आया 26 ग्राम, ये 26 ग्राम इसका मोलर मास आ गया, ये मोलर मास आ गया। इसलिए देख यहाँ पर मैंने, ये देख विराज इधर
मोलर मास क्या ले लिया 26 और इंपेरिकल क्या आ गया 12 + 1 13। आ जाएंगे अब सारे क्वेश्चंस। क्लियर। अब ना असाइनमेंट भी आसानी नहीं देनी, अब देते डर लग रहा है मुझे भी। तो आज तुम्हें ना एक असाइनमेंट दे रहा हूँ सिर्फ, और वो भी सॉल्यूशंस की। दोनों दे दूँ? फिर जाके मुझे गालियां मत देने बैठ जाना, खन्ना सर ने इतने क्वेश्चन दे दिया कौन करेगा, पागल कर दिया खन्ना सर ने। ट्राई करना, नहीं तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास सारे अब असाइनमेंट को डिस्कस करने में जाएगा टाइम। ठीक, दूँ फिर ये असाइनमेंट्स?